बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है। एक ऐसा माहौल है जैसे इंतखाबात होने जा रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर है, लेकिन इंटरेस्टिंगली हुकूमत भी सड़कों पर है। हुकूमत भी जल्द से जुलूस कर रही है। आज भी इमरान खान साहब ने कमालिया में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया और उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर्स जितने भी हैं, जितनी भी जमातें हैं, उनकी शक्लें देखकर अवाम दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ वापस आ गई है। उनके वो कारकुन जो शायद कुछ नाखुश थे वो वापस इमरान खान को मसीहा समझना शुरू हो गए हैं। लेकिन एज़ यूजुअल उन्होंने अपोजिशन को काफ़ी बुरा भला कहा, उन पर सख्त तनकीद की। बिलावल साहब ने भी आज पारा चनार में एक अवामी जलसे से खिताब किया, वो भी काफ़ी सख्त लहजे में बात कर रहे थे। तो दोनों जानिब से सख्त लहजे, सख्त जुमलों का तबादला किया जा रहा है और ये सिलसिला कहीं पर जाकर रुक भी नहीं रहा। लेकिन हम देखते हैं कि अपोजिशन तो महंगाई के ख़िलाफ़, हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, लेकिन हुकूमत भी शो ऑफ पावर कर रही है। और कल वो इस्लामाबाद में एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं जिसमें एक ट्रम्प कार्ड, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, एक सरप्राइज़ जो खान साहब कहते हैं मैंने रखा हुआ है, एक ऐसा कार्ड जिससे सारा माहौल बदल जाएगा, जिससे अदम एतमाद की तहरीक भी ठुस हो जाएगी, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो कार्ड क्या है, कैसा ऐलान कर सकते हैं, वो क्या इतना बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक भी नाकाम हो जाए या उसकी नाकामी की सूरत वाज़ेह हो जाए, जिसकी वजह से इत्तेहादी उनके साथ रहने का ही फ़ैसला करें और उनके नाराज़ अरकान भी वापस आ जाएं। एक तरफ ये दावे भी हो रहे हैं कि बहुत सारे नाराज़ अरकान उनसे राब्ते में हैं, वो वापस भी आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा वापस आ रहे हैं। लेकिन हमें ज़राए जो बताते हैं वो कहते हैं जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, शायद एक दो लोगों से उनके राब्ते हैं। लेकिन जो मुहर्रफ अरकान सामने आए थे पब्लिकली, जिन्होंने कहा है कि वो पीटीआई छोड़ें, उनमें से कोई भी वापस नहीं जा रहा। बहरहाल जी, आज इत्तेहादियों के साथ जो मुलाकातों का सिलसिला है वो भी जारी रहा। परवेज़ इलाही की जो जमात है काफ लीग, उससे आज मुलाकात हुई है वफाकी वज़रा की और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ पर पैगाम भी पहुँचाया, लेकिन अभी भी वहाँ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया। MQM का पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा होना है, कब होना है, दस्तखत कब होने हैं, वहाँ पर भी अबहाम जारी है। वहाँ से भी कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ। जब तक ये जमातें ऐलान नहीं करती तब तक ज़ाहिर है वो हुकूमत के साथ हैं, तब तक ये कन्फ्यूजन कायम है। बाप पार्टी, GDA, किसी ने भी कोई अभी हतमी फ़ैसले नहीं किए, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। लेकिन साथ साथ जो जलसे जुलूस हैं, रैलियाँ हैं, उनका सिलसिला भी जारी है। JUI एक बड़ी लॉन्ग मार्च, एक बड़ी रैली लेके इस्लामाबाद की तरफ रवान दवा हैं। मरीम नवाज़ साहिबा, हमजा शहबाज साहब एक बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवान दवा हैं। उससे पहले हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी भी एक लॉन्ग मार्च लाई थी। लेकिन क्या मौलाना साहब की जमात धरना दे सकती है? उन्होंने पहले भी धरना दिया था। शेख रशीद साहब ने आज कहा जो धरना देगा उनको धर लिया जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो सिंध की तरफ हो रही है, वो उनके एक MNA हैं अब्दुल करीम साहब, जो कि कत्ल के एक मुकदमे में उनका नाम है, वो नामजद हैं। उन्होंने वापस आना है, वो दुबई में हैं और मुल्क में आते ही उनको गिरफ़्तार करने के अहकामात दिए गए हैं। तो पहले आइए सिलसिले में बात करते हैं। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद गनी साहब। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब से, और तीसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और निसार चीमा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून भी हैं, और निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी करेंगे। सैयद गनी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सैयद गनी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल, अगर मैं इत्तेहादियों की बात करूँ, हुकूमती इत्तेहादी बिलखुसूस MQM की, तो उनके साथ मामलात कहाँ पर हैं? कभी लगता है तय हो रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं तय पाए, तो क्या रुकावट है? क्या अभी कोई डेडलॉक है या बात आगे बढ़ रही है उनके साथ? नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है। जो बात उनसे हुई थी वो अच्छे अंदाज में हुई है, बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। और मैंने जो कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को सुना रात में, तो उन्होंने वही बातें कही जो हमारी तरफ से कही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुआहिदा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक कहा। दस्तखत अभी होने हैं। मैंने भी एक आध दिन पहले यही कहा था कि 1-2 दिन में दस्तखत हो जाएंगे। जो बातें उन्होंने कही हैं उस पर इत्तफाक है, और सिर्फ अब जो एक रस्म होती है वो पूरी करनी है। ज़ाहिर है कि उसकी वर्डिंग्स ठीक करनी है, कुछ चीज़ें 19-20 होंगी, हो जाएगा। जो मुलाकातें हुई हैं जिनमें मैं मौजूद था, मैं तो 100% मुतमईन हूँ कि उनके साथ हमारा एग्रीमेंट जो है हो जाएगा। वो साथ हुकूमत से भी राब्ते में हैं, तो क्या जब आप लोगों की मुलाकात होती है तो ये भी ज़ेरे बहस आता है कि क्योंकि वो हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं,
लेकिन हुकूमत उनको मनाने की और अदम एतमाद में अपनी हिमायत के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये तो हुकूमत का भी हक बनता है। अगर वो किसी से मिलना चाहें तो मुझे या किसी को हक तो नहीं है कि उन्हें रोकें कि ना मिलें, या हमें ये हक भी नहीं है कि हम एमक्यूएम को रोक दें कि जी आप उनसे ना मिलें। मुलाकातें वो सबसे कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर किसी एक भी इत्तेहादी ने, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, या वो मुस्लिम लीग कायद आज़म हो, किसी ने ये कहा है कि जी वो अपोजिशन के साथ नहीं है और हुकूमत के साथ खड़े हैं? मैंने तो जिन जिन को सुना है उनकी बातों से ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनका झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है। अब वो आज होता है, कल होता है, अनाउंस हो जाएगा, लेकिन हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है, करते रहे। लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि ये जितने भी इत्तेहादी हैं, कम से कम इन 3 जमातों का, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वो अपोजिशन के साथ आएंगे। अच्छा सईद गनी साहब, जो आज सिंध के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, गवर्नर साहब जो हैं सिंध के, उनका बयान भी आया इमरान इस्माइल साहब का, और अभी वजारत दाखिला की एक मीटिंग हुई और उसके बाद एक एलामिया भी जारी हुआ, वो आपके MNA करीम साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि जैसे वो आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ इसका भी स्टेटस बताइए कि ये मामला आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब ने ये भी कहा जी सिंध हुकूमत या सिंध होम डिपार्टमेंट तो नहीं कुछ भी करेगा और कानून से पहलू तही की जाएगी उनकी तरफ से। एक शख्स को प्रोटेक्टिव बेल दी, और उसको बेल में क्या कह रहा है, जो मैंने पढ़ा है ऑर्डर कोर्ट का, जो दरखास्त उन्होंने जमा कराई, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ये मुकदमा है और मैं ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। अदालत ने उन्हें 10 दिन के लिए जमानत दे दी, और सिर्फ इसलिए दी कि वो आए और 10 दिन के अंदर अंदर जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने पेश हो जाएं। अब मुझे समझ नहीं आती, एक शख्स जिसके ऊपर कत्ल का मुकदमा है, वो मुल्क में नहीं है, वो मुल्क में आना चाहता है, और वो कह रहा है कि मैं ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना चाहता हूं, तो वफाकी वजीर दाखिला किस हैसियत में ये कह रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि तुम जैसे पाकिस्तान में आओगे हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इसका मतलब ये कि सिंध हाई कोर्ट के जो फैसला है उसकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है, उसको वो मानने को तैयार नहीं है। एक आदमी जो आकर खुद ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना चाहता है, उसके साथ वो रवैया रख रहे हैं कि ताकि वो पाकिस्तान वापस ना आए। मुझे समझ नहीं आई बात कि गवर्नर सिंध को किसने इख्तियार दिया, किस कैपेसिटी में वो DGFIA को ये खत लिख रहे हैं कि जी उनका नाम ECL में डालें। क्या वो अदालत हैं? क्या वो वफाकी हुकूमत हैं? क्या वो वजीर दाखिला हैं? उनके पास हैसियत क्या है? उनकी औकात और हैसियत नहीं है ये कि वो ये सारी चीज़ें कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि इस एक वाक़े से, एक आदमी के आने से हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आपको हो जाना चाहिए कि वो अदालत के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। वो इस बात पे तुले हुए हैं कि कुछ भी हो जाए, जाम अब्दुल करीम जो है वो वापस पाकिस्तान ना आए, क्योंकि अगर वो आ गया तो ट्रायल कोर्ट में तो जाएगा सो जाएगा, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी सो होगी, लेकिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कहीं हुकूमत के खिलाफ वोट न डाल दे। तो इस एक आदमी के आने से जो बौखलाहट उन पे तारी है वो आपके ऊपर सामने बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शेख रशीद हो या गवर्नर सिंध हो, वो सिंध हाई कोर्ट के उस फैसले की तौहीन कर रहे हैं जो जाम अब्दुल करीम को उन्होंने 10 दिन के लिए जमानत दी है। वो ये नहीं कहा कि जी तुम आ जाओ, जो आज़ाद हो जाओ, यहाँ पे 10 दिन की जमानत है। उसने ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना है, फिर वो ट्रायल कोर्ट की मर्जी है कि उनको गिरफ्तार करते हैं, उनको जमानत देते हैं, उनकी बात मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो अदालतों का काम है। तो अदालतों के फैसले शेख रशीद और गवर्नर साहब किस हैसियत में कर रहे हैं? सईद गनी साहब, जो आज आपके कुछ ख़वातीन मेंबर्स हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे खून बहाने का कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कोई ऐसी साजिश तैयार की जा रही है इस्लामाबाद में, तो क्या ऐसे ख़तरात आपको लाहक हैं? बिलखुसूस PTI बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कल के अपने शो ऑफ पावर के ऊपर, तो कल का जो इतना बड़ा वो जलसा, तारीखी जलसा करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या चीज़ें बदल सकती हैं आपके ख्याल में? तंजीला, वैसे बड़ी अजीब सी एक बात है कि इस मुल्क का आइन तो ये कहता है कि जिस शख्स के पास कौमी असम्बली में 172 मेंबर्स की अक्सरियत होगी वो इस मुल्क का वजीर आज़म होगा। आइन ये नहीं कहता कि कोई शख्स जलसा करेगा और उसके अंदर 15 करोड़ आदमी को ले आएगा तो वो मुल्क का वजीर आज़म हो जाएगा। वो 10 लाख कहते हैं, 10 लाख ना लेकर आए, 1 करोड़ लेकर आ जाए, लेकिन 1 करोड़ लोगों के लाने से भी वो वजारत अज़मा पर फाइज नहीं ले सकते अगर उनके पास 172 अरकान कौमी असम्बली की हिमायत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को ये यकीन है, 100% यकीन है, जितना मुझे यकीन है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, इतना उन्हें भी यकीन है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है। अब वो इस किस्म की हरकतें करके सिर्फ और सिर्फ दबाव में लाना चाहता है अरकान कौमी असम्बली को,
वो दबाव में डालना चाहता है इदारों को, वो दबाव में डालना चाहता है स्पीकर को, वो रोकना चाहता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के उस आईनी अमल को जो कौमी असम्बली के अंदर होना है। मुझे ये लग रहा है, मुझे ये खदशा है कि इमरान खान का मिजाज जितना मैं समझ पाया हूँ, वो इतनी आसानी से वजारत अज़मा के ओहदे को छोड़ेगा नहीं। वो इस वक्त इलेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर है, इसके पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन वो गंद करने पर तुला हुआ है। वो चाहता है कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो अमल है वो ना हो सके, वो मुतासर हो जाए, कौमी असम्बली का इजलास ना हो सके। इसीलिए उसने ऐलान किया था कि डी चौक पर 10 लाख बंदे इकट्ठे करेगा और उन 10 लाख लोगों के अंदर से जो MNA है उनको गुजर के जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि वह ना करें, लेकिन मुझे लग ये रहा है, आपको याद है कि 2014 में भी इन्होंने धरना पहले कहीं और दिया था और उसके बाद वहां से लोगों को लाकर ये असेंबली के सामने बैठ गए थे। मुझे ये लग रहा है कि ये जो परेड ग्राउंड है वहां पे ये अपना जो भी इज्तिमा करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और वहां से ये निकल के फिर जो है आ जाएंगे डी चौक के ऊपर। अच्छा। और यहाँ ड्रामा करके बैठ जाएंगे। मुझे लग ये रहा है कि वो ये चाहते हैं ये सूरत हाल पैदा हो, लेकिन ये होगा तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और वो शख्स जो 1 साल पहले ये कह रहा था कौम से खिताब करते हुए अपने अरकान कौमी असम्बली को कि जी आपका ये हक है कि आप मुझे वोट दें ना दें, ये आपका आईनी हक है, आपका जमहूरी हक है, आप मुझे नहीं देंगे मैं आपको सलाम करूंगा और मुझे अक्सरियत नहीं होगी तो मैं जाकर ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। आज वो इमरान खान जो है वो गड़गड़ा कर पता नहीं मिन्नतें तरले करके कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो मेंबर वो इत्तेहादीन की तरफ आ जाएं। लेकिन वो बड़े जलसे कर रहे हैं। आज उनका कमालिया का भी एक बड़ा जलसा है, उन्होंने इससे पहले जो जलसे किए बड़े इज्तिमात हैं, तो जाहिर है ये मैसेज तो उनका कन्वे हो रहा है कि ही हैज़ दैट स्ट्रीट पावर, वो अभी भी लोग उनके साथ हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि वो बड़े जलसे बड़े कर लें, इससे 100 गुना बड़े कर देना, कोई इस पे तो बहस ही नहीं है, कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कौमी असम्बली में वजीर आज़म रहने के लिए ये जलसे उसके काउंट होंगे या 172 वोट काउंट होंगे? एक और भी मैं आपको चीज बता दूं, देखें 2018 के इलेक्शन जिसको हम मुतनाज़ा इलेक्शन समझते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि पीटीआई को जबरदस्ती जितवाया गया, पीटीआई को मैंडेट दिलवाया गया, उस 2018 के इलेक्शन में भी पीटीआई को जो वोट पड़े थे वो 16.85 मिलियन थे, यानी कि 1,68,00,000 वोट पड़े। और जो पीटीआई के खिलाफ वोट पड़े वो थे 34.239 मिलियन, यानी 3,43,00,000 वोट पीटीआई के खिलाफ पड़ा। और अगर हम ऑपोजिशन जमातें जो ये 7-8 जमातें हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें हैं, इनका वोट शुमार करें तो वो 2,33,00,000 से ज्यादा बनता है। तो अगर पॉपुलर वोट पे भी चले जाएं तो वो जमातें जो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़ी हैं उनका वोट पीटीआई के वोट से ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर पैमाना 2018 का वोट है तो भी अक्सरियत पीटीआई के खिलाफ थी, अगर कौमी असम्बली के अंदर मेंबर्स की तादाद है तो वो भी पीटीआई के खिलाफ। हमने देखा 2 लोगों के बारे में, सईद गनी साहब, राजा रियाज साहब के बारे में भी कहा गया जी कि वो भी वापस हो गए, अहमद देर साहब भी वापस चले गए, उनकी अपनी पार्टी के साथ जो नाराज़गी थी ख़त्म हो गई। पीटीआई के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमसे कोई 7-8 लोग राब्ते में हैं और वो वापस चले जाएंगे, तो उस सूरत हाल में क्या स्टेटस होगा नंबर गेम का? एक तो मैं आपको तफसीला बात बता दूं और बड़े यकीन से कह रहा हूँ मैं कि जो लोग ओपनली इनके खिलाफ आ गए हैं, आपने नाम बताएं, आप दोनों साहिबान से बात कर लीजिए, फोन कीजिए या कोशिश कीजिए, मुलाकात कर लीजिए, पूछ लीजिए वो क्या कहते हैं, वो किधर खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि आज भी वो लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, बैठे हैं, टीवी पर नजर आते हैं, मुलाकातें करते हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि उनमें से भी कई लोग उनके साथ नहीं है। ये आप दिन आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। सही, लेकिन आपको खदशा है कि शायद गिनती का दिन नहीं आएगा? नहीं, गिनती का दिन तो आ जाएगा। इमरान खान कोशिश कर रहा है कि उसमें रुकावटें डाले, वो तो आ जाएगा। देखिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये तशरीह जो है इस मामले को अभी इस पे वेट होना चाहिए, फिर क्या होगी स्ट्रेटजी अपोजिशन की? सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई एक आईनी प्रोविजन है उसके तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रही है उसको वो रोक सके। सही। अगर वो उनसे सिर्फ रेफरेंस भेजा गया है और पूछा गया है कि ये जो आर्टिकल 63A है
उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन कितनी होगी, उनका वोट जो है वो पहले उनको डीसीट कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए वोट डालने से पहले, तो वो भी मेरी राय में तो बड़ा वाज़ेह है 63A में, उसमें किसी किस्म की तशरीह की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल रेफरेंस अगर सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता कि अगले 6, 7, 8, 10 दिन के अंदर इस पर कोई राय दे पाएगी, इसलिए कि बहुत सारे वकला को उन्होंने सुनना है, बहुत सारे फरीकैन को उन्होंने सुनना है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में कोई ये फैसला करती है तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट खुद बहुत ज्यादा मुतनाज़ हो जाएगा इससे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि वो पार्लियामेंट के किसी अमल में मदाखलत नहीं करना चाहते हैं। जब वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं तो मुझे यकीन है कि वो उसको रोकेंगे नहीं। हाँ, उनकी ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि स्पीकर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई शख्स आइन के किसी आर्टिकल के अमल के रास्ते में रुकावट डालता हो, उसको होने से रोकता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है कि आप ये काम ना करें। जी, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमसे बात करने के लिए। जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर अली जैदी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जो शो ऑफ पावर करने जा रही है उसका मकसद क्या है और हुकूमत इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक को लेकर क्या स्ट्रेटजी रखती है, उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि 27 मार्च को एक तारीखी जलसा होने जा रहा है। पीटीआई जो है उसके कारकुन, उनके काफिले पूरे मुल्क से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ये जलसा करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ज़रूरत पेश आई? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खान साहब अहम जो पावर के क्वार्टर्स हैं उनको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि अवाम अभी भी मेरे साथ हैं। तो क्या वाकई ये जलसा करने से अदम एतमाद की तहरीक के लिए जो माहौल बना हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि हालात हुकूमत के हक़ में नहीं हैं, तो वो हालात कैसे बदलेंगे इस जलसे से? कुछ इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर अली जैदी साहब। अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो बाकी सियासी जमातें तो अपोजिशन में हैं, वो इसलिए जलसे जुलूस कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 को जो जलसा कर रही है वो बुनियादी तौर पर उसका मकसद क्या है? ये शो ऑफ पावर आप किसके लिए करना चाह रहे हैं? देखिए जी, सिर्फ चल रहे हैं। एक तो ये जो तीन चोर हैं, चूहे हैं, जो भी इनका जो टोला है, ये जो एक इन्होंने चलाई है कहानी कि जी बड़ी ये हो गया वो हो गया, कौम की सपोर्ट खत्म हो गई। असल में तो ये पाकिस्तान की एक वो कहते हैं ना डिफाइनिंग मोमेंट है। अब एक दफा दोबारा फिर एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख। हम पावर शो तो कर रहे हैं लेकिन पूरा पाकिस्तान इधर पहुंच रहा है। पता नहीं कहां कहां से लोग, गिलगित से लेके कराची तक सब, वो सारे इमरान खान की सपोर्ट में पहुंच रहे हैं। सारी दुनिया देखेगी कि ये बेबी जरदारी जो जलसे करते जलसियां या कॉर्नर मीटिंग्स करते घूम रहा है। और कल जो मौलाना साहब, तो नहीं खैर कहना चाहिए, फजलुर रहमान जो कर रहा है अपना, जो भी पता चले कि असल ताकत अवाम की किसके पीछे, समंदर अवाम का किधर खड़ा हुआ। और ये तीन आदमी, ये जो तीन है, ये जरदारी लीड कर रहा है इनको, और मौलाना इनके साथ है, और वो दूसरा क्या नाम है उसका, वो तरासी का मालिक, क्या नाम है, चेरी ब्लॉसम का, शहबाज शरीफ। ये जो बैठ के ये जो सीट करने की बातें कर रहे हैं, लोग इनके पास है नहीं, खुले आम ब्लेटेंटली लोगों को खरीदो फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। मैं तो पूछना चाहता हूँ सवाल इलेक्शन कमीशन से कि वो कौन सी नींद की गोली है जो उनको सुला के रखती है। हमें तो नोटिस भेज देते हैं, इलीगल नोटिस भेजते हैं, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस आ चुका है कि पॉलिटिकल लोग जलसा कर सकते हैं, उसके बावजूद हमें नोटिस भेज देते हैं। लेकिन ये जो टोटल हॉर्स ट्रेडिंग नजर आ रही है, लोगों को अगवा करके कस्टडी में रख के पता नहीं क्या क्या करके, वो इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रही। मैं तो वैसे शॉक हूँ इसके ऊपर। कल शफकत साहब कह रहे थे मीडिया हमारे बड़े खिलाफ हो गया और अपोजिशन से भी आगे जा रहा है। आपको भी लगता है कि मीडिया भी कोई बदल रहा है तासुर पीटीआई के बारे में? देखिए, मीडिया में तीन किस्म के लोग, बिल्कुल, लेट्स बी वेरी क्लियर। जैसे दुनिया में तीन किस्म के लोग होते हैं ना, उस तरह मीडिया में तीन किस्म के लोग। एक मीडिया में लोग हैं जो हमारे फेवर की बात करते हैं, या ठीक है, वो उनका राइट है। एक मीडिया में लोग हैं जो हमारी अच्छी चीजों को हमें दिखाते भी हैं, और जहां हमसे गलतियां होती हैं उस पर हम पे तनकीद भी करते हैं।
वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को बैलेंस रखे चलें। एक मीडिया के लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चों की फीस ऑपोजिशन वाले पाकिस्तान का पैसा चोरी करके पढ़ते हैं। ऐसे मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों की फीस, अपने घर वालों का इलाज भी चोरी के पैसों पे करवाते हैं। तो चोरी के पैसे इसलिए कि वो अपनी सोल बेचते हैं, माने अपना वो जो कहते हैं ना अपनी रूह बेचते हैं चंद पैसों के लिए, और बैठ के फजूल किस्म के इनसे ये सवाल नहीं पूछते कि भाईजान आप 15 साल से सिंध हुकूमत चला रहे हैं, या बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, अस्पताल नहीं है, दवाएं नहीं है, टीके कुत्तों की टीकों की नहीं है, एड्स फैल रही है, गंदा पानी है, लॉ एंड ऑर्डर की तबाही है, करप्ट तरीन हुक्मरान के करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट, पूरी पुलिस फोर्स, ये सवाल नहीं पूछते। ओमनी ग्रुप की जेआईटी सामने रख के नहीं पूछते कि जो पैसे आए थे आपके पास ये किधर से आए, ये नहीं पूछते। वो उनसे बैठा के अच्छी अच्छी बातें करते, अच्छा जी आप तो बड़े जमहूरी लोग हैं। अगर जमहूरियत में चोरी डालनी है तो जमहूरियत नहीं होती। जमहूरियत का मतलब पहले क्या होता है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत हो, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ होता है। लेकिन जैदी साहब इसमें बहुत सारे, और ये आके ये ऐसे भी मीडिया, लेकिन ये बहुत सारे लोग थे जो आपके फैन थे, आपको बहुत ज्यादा प्रमोट किया और बड़े पॉजिटिव थे। अब वो सारे के सारे खिलाफ हो गए, तो कोई वजह तो होगी। आपको लगता है नहीं ये सारे पैसों की वजह से? कौन? जैसे हसन निसार साहब थे, वो कहते थे, फिर बीच में हसन निसार साहब हमारे, बिल्कुल आप हसन निसार साहब के बयान पढ़ लें, मैं आपको भी व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। वो बीच में नाराज हुए थे, दोबारा राजी हो गए। हारून रशीद साहब थे। नहीं, इसलिए मैंने आपसे खुद ही पहले आपके सवाल से पहले बता दिया कि हाँ हमारी गलती होती है, हम पर तनकीद भी होती है, बिल्कुल ठीक है। हम कोई हम इनफैलिबल तो नहीं है, अशरफुल मखलूकात इंसान जरूर है, लेकिन वो गलती का पुतला भी है। अच्छा, जो एमक्यूएम के साथ मामलात हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ एक मुआहदा करने जा रहे हैं, लेकिन आपसे भी मुलाकातें करते हैं, उसके बारे में बताइए कि कराची की पॉलिटिक्स को ज़ाहिर आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपको तीनों इत्तेहादी जमातों के बारे में बताऊं। ये हमारे इत्तेहादी जमातें हैं, इसका मतलब है हमारे गवर्नमेंट में हमारे पार्टनर्स हैं। एमक्यूएम के आज भी 2 वजीर हैं जो आज भी फेडरल गवर्नमेंट में फेडरल मिनिस्टर्स हैं। बाप के भी फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ जुबैदा जलाल साहबा हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में। काफ लीग के भी 2 फेडरल मिनिस्टर हैं, बड़ी वजारतें हैं, माने वाटर रिसोर्सेज एंड वापडा और हाउसिंग। एमक्यूएम के पास भी बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, माने पूरी कानून साजी हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि पूरी दुनिया के, तो सब इम्पोर्टेंट तरीन वजारतें इनके पास हैं, और ये हमारे पार्टनर्स हैं। इनका ये क्योंकि हमारी जमात के नहीं है, पूरा आईनी हक है कि जाके किसी से भी बात कर ले। है ये आज भी हमारे साथ, आज भी इनकी गाड़ियों पे माशाल्लाह झंडे हैं, और अल्लाह ताला ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये जो मोशन जिन्होंने सबमिट किया है, जब इनको मोशन लग जाएंगे, ये सारे इत्तेहादी पहले हमारे साथ खड़े रहेंगे, उसके बाद भी खड़े। कितने बंदे वापस आ रहे हैं? आखिरी सवाल, आपके जो नाराज होके गए हैं, आपका क्या दावा है? मुझे नहीं पता कि कौन कितने बंदे वापस आ रहे हैं, जो क्योंकि अभी तक तो देखें, जाने का मकसद जब वोट डाले उससे पहले तो लोग अपने अपने मसल फैक्ट करते रहे, लेकिन हमने तो खान साहब ने कहा है ना, गलती करने से पहले एक गलती हो गई है, गुनाह नहीं हुआ। गुनाह होगा जब वो वोट जमीर बेचेंगे। अभी उनसे अगर गलती हुई है तो हमने तो उनको कहा है कि आप वापस आ जाए, हम आपको माफ कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाह रही हूँ, आपको क्या लगता है कि 27 के जलसे में जो खान साहब ने सरप्राइज देना है वो क्या हो सकता है? कोई आप गेस करें, आपको कुछ पता है? या मैं क्यों बताऊं आपको? आपको पता है? मुझे ये भी मैं क्यों बताऊं? तो कल का इंतजार करना पड़ेगा हमें। आप खान साहब में इंतजार कीजिए, मुझे पता है कि नहीं पता, या मैं आपको ये तो कोई सरप्राइज तो खत्म हो गया ना। फिर ये तो आपके वजीर दाखिला वैसे अर्ली इलेक्शंस की तरफ बार बार हिंट कराते हैं, आपको भी लगता है कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए? देखें जी, पहले दिन से जिस दिन इमरान खान साहब ने वोट दिया था, उस दिन से हम इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा। हमें क्या डर है अर्ली इलेक्शन का? अभी आपको नजर आ जाएगा कल के अवाम किधर खड़ी है। जी अली ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी अली ज़ैदी साहब की आपने बातें सुनी, वो एक तो बड़े पुरएतमाद हैं कि इत्तेहादी उनके साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे। दूसरा, मीडिया से भी कुछ नाराज़ हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जो खान साहब के जो हामी हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इंटैक्ट हैं, और बड़ा आवाम का समंदर जो है वो PTI के साथ खड़ा होगा। सरप्राइज़ उन्होंने भी नहीं बताया हमें। कल हमने वफाकी वज़ीर तालीम से भी पूछा था, तो बहरहाल जी सरप्राइज़ के लिए तो कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
तो बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो लॉन्ग मार्च करने वाली जमातें हैं वो क्या हिकमत अमली लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रही हैं। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIFA के सीनियर रहनुमा, और माहिर कानून, और निसार चीमा साहब। बहुत शुक्रिया दोनों का। जी, अभी हम बात कर रहे थे अली जैदी साहब से और उन्होंने कहा जी इत्तेहादी भी हमारे साथ है, अदम एतमाद भी नाकाम होगी, लेकिन कल वो एक बड़ा शो ऑफ पावर भी करने जा रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे जो सबसे पहले मैं पूछना चाह रही हूँ, एक आपकी जमात का लॉन्ग मार्च है और एक नून लीग महंगाई के ख़िलाफ़ एक मार्च लेके आ रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद, आप भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। प्लान क्या है? आज शेख रशीद साहब ने कहा जी जो धरना देगा वो धर लिया जाएगा, और आपकी जमात के लीडर्स कह रहे हैं कि हम अपनी मतलब का नतीजा आने तक नहीं वापस आएंगे। तो क्या आप लोग वाकई सोच रहे हैं धरना देने का इस्लामाबाद में? देखिए, ये 25 से प्रोग्राम था। पहले तो इनिशियल प्रोग्राम जो 23 से था, 23 को फिर हमने OIC की वजह से और 23 मार्च की वजह से रीशेड्यूल किया और 25 पे ले गए। फिर नून के उसमें उनके साथी जो है वो थोड़ा सा एक आध दिन डिले चाहते थे, फिर उनके एहतराम में एक आध दिन पीछे ले गए। तो आज से हमारे काफिले पहुंचना शुरू हो, तो ये सारे काफिले जो है इस्लामाबाद में मौजूद होंगे और इसके साथ साथ जलसे भी होते रहेंगे। नून के साथी भी जो है ना वो रवाना हो चुके हैं, PTM की बाकी जमातें भी आ रही हैं। तो ये फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो जलसा जो है यहाँ पे कल आज भी होगा, कल भी होगा और परसों भी होगा। फिर परसों के बाद देखेंगे कि फिर क्या सूरत हाल बनती है। चीमा साहब, आपकी जमात का क्या प्लान है? आप लोग आके इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे, ये PTM की गैदरिंग बनेगी? आप लोग भी सोच रहे हैं कि आप लोग धरना देंगे या बस शो ऑफ पावर करेंगे पीपल्स पार्टी की तरह और वापस चले जाएंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए आ रहे हैं और पूरी कौम के जज्बात आपके सामने हैं। इससे पहले भी जब भी कौम को मौका मिला है, 2018 के इलेक्शन के बाद आप ज़िमनी इलेक्शन देखें, आप कंटोनमेंट बोर्ड की इलेक्शन देखें, आप KP के बल्दियाती इलेक्शन देखें, अवाम ने ये जो इस हुकूमत की नालायकी और जुल्म है जो इन्होंने ढाए हैं अवाम के ऊपर महंगाई और बेरोज़गारी की शक्ल में, उसका बदला लिया है अवाम ने। और सबको नज़र आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन में ये बिल्कुल जिसे निविश्ता दीवार कहते हैं, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, कि आइंदा इलेक्शन में PTI को अवाम ने वोट के ज़रिए निशान इबरत बना देना है। और ये मेरी बात याद रखिए तंजीला, कि आइंदा इलेक्शन में बल्ले का निशान, PTI का जो इंतखाबी निशान है वो शिकस्त और रुसवाई का सिंबल होगा। इसी से बचने के लिए उनके अरकान असम्बली भी छोड़ रहे हैं और उनके इत्तेहादी भी ये है कि इस डूबती कश्ती से छलांग लगा रहे हैं, क्योंकि इस बदनाम हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं होगा। देखें, गुजारिश ये है कि अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं 3 सवाल करना चाहता हूँ। देखें, पहला सवाल ये है कि देखें, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग की बात करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, देखिए मेरा सवाल ये है, अभी इन्हीं असम्बलियों में कुछ अर्सा पहले पंजाब असम्बली के चंद अरकान जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मुंतखब हुए, जब उन्होंने ये है कि इख्तलाफ का इजहार किया, बगावत की पार्टी से, तो उनको यहाँ लाया गया। इमरान खान साहब ने उनको थपकी दी, उनकी हौसला अफजाई की, उनको शाबाश दी, बड़ी गर्मजोशी से उनको वेलकम किया और ये कहा जी इतनी विकटें गिर गई हैं मुस्लिम लीग नून की, अंदाज़ा करें। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि पिछली दफ़ा जब इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने खुद ये कहा अपने अरकान से, PTI के अरकान असम्बली से, कि अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है तो आप मेरे खिलाफ वोट दें, मुझे कोई नाराज़गी नहीं होगी और ये आपका जमहूरी हक है कि आप मुझे ये है कि मुझ पर एतमाद का इजहार करते हैं या मेरे खिलाफ वोट देते हैं। ये कौल ये है और फेल ये है कि जब लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया जिन लोगों ने, तो उनके खिलाफ उनको नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर दिए। अच्छा, मैं नाअहली के रेफरेंस का भी तीसरा मेरा सवाल तंजीला, आखिरी सवाल ये है तंजीला कि क्या ये हकीकत नहीं है कि ये इनके अरकान जो हैं, देखें जब उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मौके पे उनको सबसे ज़्यादा जो वोट मिले वो 178 थे, रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ वोट्स हैं कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए वो हैं 172, यानी सिर्फ 6 वोट उनके ज़्यादा थे। अब जिन्होंने बगावत की है वो 6 से कई गुना ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इत्तेहादी इनके साथ रहें भी, जो कि नहीं रहेंगे मुझे यकीन है, अगर रहें भी
तब भी यह कि अवान की अक्सरियत के एतमाद से ये महरूम हो चुके हैं, इसलिए कोई अखलाकी और कानूनी जवाब बाकी नहीं रहता। अली ज़ैदी साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछती हूँ ये सवाल भी, और जो वो जलसा करने जा रहे हैं उस हवाले से भी। कामरान मुर्जा साहब, अली ज़ैदी साहब अभी हमें ये बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उन लोगों को तो नोटिस भेजता है, लेकिन आप लोग जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीधी सीधी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अली ज़ैदी साहब को शायद प्रोसीजर का पता नहीं है। उसमें होता ही है कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि कर रहे हैं। ये जब हो जाती है, जब हॉर्स ट्रेडिंग वाकया है, ये हो जाता है, तो उसका ये फैक्ट है और इसको एविडेंस से प्रूव करना पड़ता है। इन्होंने रेफरेंस के साथ देखिए कोई ऐसी एविडेंस नहीं लगाई है मासवा इल्ज़ाम लगाने के। अच्छा, वो रेफरेंस को भी छोड़ दीजिए, जिस वक्त ये वाकया होगा उसके बाद करना क्या, उसके बाद जो है फिर पहले शोकाज नोटिस है, अगर किसी ने हॉर्स ट्रेडिंग की, और शोकाज नोटिस के बाद उसका रिप्लाई आना है, ये पार्टी हेड ने करना है। उस रिप्लाई के बाद जो है फिर उसके बाद रीजंस के साथ जो है उसको ये कहना है कि ये डिफेक्शन हो गई है, फिर स्पीकर को लिखना है। स्पीकर जो है वो आगे 2 दिन के बाद जो है या 2 दिन के अंदर जो है इसको रेफर करेगा इलेक्शन कमीशन पे, और इलेक्शन कमीशन ने उसमें उस वक्त 30 दिन में फैसला करना है। सही। तो अभी तक वो वक्त आया नहीं है, और ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन पहले कर दे। तो दूसरों की, जैसे चीमर साहब कह रहे हैं, दूसरों की तो इनके ख्याल में ये विकटें गिराया करते थे, और जब अपनी विकटें गिर रही हैं और राइटली गिर रही हैं तो अब चीखें मार रहे हैं। भाई वो वक्त तो आने दो, पता नहीं वो वोट करते हैं, पता नहीं वो वोट नहीं करते, वो नाराज है। वो इत्तेहादी क्या फैसला करेंगे, पहले आप बता दीजिए कामरान मुर्जा साहब, इत्तेहादी क्यों रुके हुए हैं? आप लोग दावा करते हैं हमारे साथ आएंगे, लेकिन फिर ऐलान क्यों नहीं हो रहा? हो जाएगा जिस वक्त टेबल हो जाएगी, जिस वक्त लीव ग्रांट हो जाएगी, तो फिर ये ऐलान भी हो जाएगा। कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन होंगे और दुरुस्त तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ पे भी हैं, वहाँ 3.5 साल में खुश कभी भी नहीं रह सके, मगर आज इनको जब मौका मिला तो जितना जो कुछ मनवा सकेंगे दूसरों से अपने अवाम के लिए, वो मनवाएंगे अपने लोगों। ठीक है चीमा साहब, आपको इत्तेहादियों के बारे में क्या लग रहा है? जी, मुझे यकीन है कि इस डूबती कश्ती से वो उन्होंने छलांग लगानी है। जी, इस बदनाम हुकूमत का क्यों हिस्सा बन के वो बदनामी में हिस्सेदार बनेंगे? उनको पता है आइंदा इलेक्शन में किस मुंह से जाके वोट मांगेंगे, कौन सी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, किस कारकर्दगी की बिना पर जाकर आवाम के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। आवाम ने बिल्कुल उनको मुस्तरद करना है जिन्होंने PTI में शामिल रहना है। PTI के इत्तेहादी हों या PTI का उनके पास इंतखाबी निशान हो, वो बिल्कुल निशान इबरत बनेंगे इंशाल्लाह। और इस वजह से हमें यकीन है कि सारे इत्तेहादी जो है वो यके बाद दीगरे इनको छोड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्जा साहब ने, साथ चीमा साहब आपने गुफ्तगू सुनी जी मेरे मेहमानों की, सेनेटर सईद गनी साहब, अली ज़ैदी साहब और बाकी 2 मेहमान। और इस वक्त जो हालात हैं, अर्ली इलेक्शंस की बातें भी हो रही हैं, इलेक्शंस के जैसा माहौल भी पाकिस्तान में बना हुआ है, लेकिन कल का जलसा यकीनन अहम है। खान साहब के पास जो कार्ड है, ट्रम्प कार्ड, जिसके बारे में बार बार बात हो रही है, जो सरप्राइज़ है, वो कैसा सरप्राइज़ हो सकता है? इस सरप्राइज़ के हवाले से ये दावा करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जो नाराज़ और मुनर्रफ अरकान हैं वो भी वापस आ जाएंगे, और अपोजिशन जो इतनी ज़्यादा खुश हो रही है उनकी खुशी के ऊपर भी पानी पड़ जाएगा, और इत्तेहादी भी अपने फ़ैसले बदल लेंगे। तो यकीनन ये एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो कल देखते हैं खान साहब इस जलसे में, जो बड़ा एक जलसा वो इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं, उसमें क्या ऐलान करते हैं, और बाकी जमातें जो इस्लामाबाद पहुंच रही हैं वो क्या करेंगी। आपको उस हवाले से अपडेट देते रहेंगे जी। आज के लेते हैं अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।